हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, उसके साथ ही साथ एक करंट एस्पेक्ट रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है स्टैटिक और करंट के बीच में ना जो लिंकेज होता है उसको बनाने के अंदर। अब आप जानते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम करंट एस्पेक्ट से भी काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। और आप जानते हैं हमारी पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे उड़ान स्टैटिक की भी आती है, प्लस उड़ान 500 प्लस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर इस सेशंस के अंदर ना हम क्या करेंगे, हम उड़ान 500 प्लस को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपका करंट एस्पेक्ट तो कवर हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि इन करंट अफेयर्स के साथ जो भी आपकी बैकग्राउंड लिंकेज चाहिए होगी, जहां जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो जो स्टैटिक और करंट का जो ब्रिज होता है ना, वो आपको इन लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि जहां जहां पर यूपीएससी ने इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको भी मैं साथ में इंटीग्रेट करूं, ताकि आपको ना इकोनॉमी की बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखने की, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिले, करंट एस्पेक्ट भी कवर हो एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हो मुझे एक कोट बहुत पसंद है, बेसिकली मेरी ही है, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन लेक्चर्स के माध्यम से ना आपको जो इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज आते हैं या फिर जो आप फील करते हो कि काफी मुश्किल होती है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं आपको समझाऊं, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आए, आप उसके अंदर ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। पहला टॉपिक इसमें रहेगा रिगार्डिंग पीएलएफएस, यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ ना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, पहला मीनिंग तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिर इसको रिलीज कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी मोस्टली मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके द्वारा यहाँ पर इसको रिलीज किया जाता है पीएलएफएस सर्वे को। ठीक है, हमारा जो मोस्टली मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत ही ना हमें एक ऑफिस देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसके द्वारा 2017 के अंदर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट किया गया था। कोशिश ये रहती है ये बताने की कि रोजगार कितना है, बेरोजगारी के इंडिकेटर्स किस तरह से हैं, इस तरह से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंगली पता होनी चाहिए, जो कि आपका स्टैटिक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया भी है, बट एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है आपका LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, एक होता है आपका WPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, और एक होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ध्यान से समझना इन तीनों का फर्क। जब मैं दोस्तों बात करता हूँ ना लेबर फोर्स की, तो किसको हम लेबर फोर्स बोलते हैं? लेबर फोर्स हम उस पर्सन को बोलते हैं या तो वो काम कर रहा है, इधर ही इज वर्किंग, या फिर वो काम ढूंढ रहा है। बेसिकली मैं कहने का अर्थ वो है, हर एक वो पर्सन जो कि या तो वर्किंग है या सीकिंग फॉर वर्क है या अवेलेबल फॉर वर्क है, उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। एक ऐसा बंदा जो काम करना ही नहीं चाहता और काम ढूंढ ही नहीं रहा, उसको हम लेबर फोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो जब हम बात करते हैं ना LFPR की, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका अर्थ ये होता है कि परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स इन द टोटल पॉपुलेशन। गेटिंग इट? कि लेबर फोर्स कितनी है, मतलब कितने लोग या तो काम ढूंढ रहे हैं या फिर काम एक्चुअल में कर रहे हैं। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं ना फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि एक्चुअल में कितनी महिलाएं हैं जो काम ढूंढ रही हैं या फिर काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया हमें वहां पे लग जाता है कि पैट्रियार्की कितनी स्ट्रांग है इंडिया में या कितना कम हो रही है। तो ये LFPR के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए कि इट इज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन द लेबर फोर्स इन द टोटल पॉपुलेशन। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशो की, यहां पर क्या जाता है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं एज पर टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, ऊपर आ गया वर्कर, नीचे आ गया पॉपुलेशन, तो यहाँ पे ये तो काफी इजी चीज है। तीसरी जब हम बात करते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, यहाँ पर काफी बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर की, वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकाला जाता है कि कितने लोग बेरोजगार हैं इन द टोटल लेबर फोर्स।
ध्यान रखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर के अंदर हम लेबर फोर्स लेते हैं, यहाँ पॉपुलेशन नहीं लेते। लेबर फोर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में हमें बेरोजगारी उन्हीं लोगों में ढूंढनी है ना, जो वो लोग जो काम कर रहे हैं, सॉरी जो काम ढूंढ रहे हैं पर ढूंढने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा। समझना इस बात को, मैं आपको एग्जांपल से दोबारा समझाता हूं। जैसे मान लो एक है अमित, ठीक है, और एक रहा ये वैभव, ठीक है। अब अगर अमित की बात करें, अमित ने ना दिन भर सुबह से लेकर रात तक काम ढूंढा, मतलब कई महीनों तक ढूंढा, पर उसको काम नहीं मिला। इसको हम बेरोजगार बोलेंगे, क्योंकि इसको काम ढूंढने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा। वैभव के केस में पता क्या हो रहा है? वैभव आराम से सोया पड़ा है, इसको काम वाम करना ही नहीं है। तो ये भाई साहब, इनको हम क्यों इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाली जाती है? कितने लोग बेरोजगार हैं डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स। ठीक है, लेबर फोर्स का मीनिंग मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। यहाँ पे ध्यान रखना, पॉपुलेशन नहीं होता, बहुत बच्चे इसमें काफी ज्यादा गड़बड़ करते रहते हैं। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि आपके जो वीकली स्टेटस हो गया, ठीक है, ये चेक किया जाता है। वीकली स्टेटस के अंदर पता क्या होता है? वीकली स्टेटस में हम पिछले 7 डेज का रेफरेंस पीरियड लेते हैं कि बंदे की एक्टिविटी स्टेटस क्या थी, क्या वो वर्किंग था या नहीं था। तो लास्ट 7 डेज के ऊपर ये चीज देखी जाती है। तो इस तरह से हमें पता लगता रहता है कौन बेरोजगार है और कौन नहीं है। तो एक हो गया आपका CWS, जिसको मैंने आपको क्या बताया, दैट इज करंट वीकली स्टेटस। तो इसमें लास्ट 7 डेज का देखा जाता है। एक होता है आपका यूजुअल स्टेटस, जिसमें लास्ट 365 डेज का हमें देखने को मिलता है। तो अभी जो रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके हिसाब से जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का सर्वे आया है एज पर मोस्पी, उसमें यह देखने को मिला है कि जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, उसमें एक कमी देखने को मिल रही है एज पर दिस पर्टिकुलर सर्वे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रामीण उद्यमी स्कीम। अब देखो, ग्रामीण उद्यमी स्कीम को ना अभी रिसेंटली क्या किया गया है, 49 शेड्यूल ट्राइब क्लस्टर्स के अंदर एक्सटेंड किया गया है, एंड साथ साथ और जगह के ऊपर भी एक्सटेंड किया गया है। थोड़ा सा इस स्कीम को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, कुछ ना पर्टिकुलर जॉब रोल्स के अंदर हम यहाँ पर स्किलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा किस तरह के जॉब रोल्स की बात हो रही है। जैसे प्लम्बिंग की बात हो जाती है, मेसनरी की बात हो जाती है, या फिर आपके फार्म मैकेनाइजेशन की बात हो जाती है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, ग्रामीण उद्यमी स्कीम के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, इन पर्टिकुलर जॉब रोल्स के अंदर हम ट्राइबल स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि उनकी लोकल इकोनॉमी के अंदर वो और भी बेहतर ढंग से कंट्रीब्यूट कर पाए। तो स्किलिंग का ही ये काम है कि ट्राइबल स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे प्रॉपर स्किल्स दे रहे हैं। एक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे फंडिंग जो मिली है, वो फंडिंग नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के द्वारा मिली है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ये NSDC क्या है? कोई बात नहीं, उसको भी बता देते हैं। जब हम बात करते हैं ना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, ये क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेसिकली इसका काम ये रहता है कि अगर हमें सस्टेनेबल एंड स्किल डेवलपमेंट को हमें प्रमोट करना है, तो उसके माध्यम से हम क्या करें, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई है जो कि लार्ज और क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट हमारे लिए कर पाए। तो आपके अलग अलग जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर वोकेशनल इनिशिएटिव्स आते हैं इस तरह के, उनको यहाँ पे बिल्ड करने के अंदर ना फंडिंग ये प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसको सेटअप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। NSDC को किसने सेटअप किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट का 51% रोल है एंड उसी तरह से सरकार का 49% आपको शेयर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो यहाँ पे आपको जानने चाहिए थे। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण उद्यमी स्कीम क्या है? आपके ट्राइबल के लिए एक स्कीम है जहां पर उनको अच्छे स्किल्स दिए जाते हैं, जैसे प्लम्बिंग, फार्म मैकेनाइजेशन, जो कि वहां की रूरल लोकल इकोनॉमी को वो और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसको लिए मदद करने के लिए हमारे पास NSDC है, जिसको हमने 2008 में यहाँ पे NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 2008 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक तरफ आगे बढ़ते हैं, इट इज स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। अब ये क्या चीज है? देखो, पहले ना आप एक चीज समझो जिसको मैं बोलता हूं क्या, इम्पैक्ट बॉन्ड। इम्पैक्ट वर्ड तो आपने सबने इंग्लिश में सुना है। इम्पैक्ट बॉन्ड ना दरअसल में आपके इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स को इशू किए जाते हैं। क्यों? कौन होते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स?
देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका फोकस ये होता है कि अगर मैं पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करूं, वो इसलिए करूं ताकि उससे कुछ सोशल सर्विस हो पाए। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर मान लो मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ना भी मिले ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए साथ में, प्लस एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ पैसे इन्वेस्ट करना फॉर सोशल सर्विस। ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स। तो इन इन्वेस्टर्स को जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट बॉन्ड्स। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड की, इसका अर्थ क्या हो सकता है? देखो इसका अर्थ अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो पैसा हम यूज कर रहे हैं वो स्किलिंग के लिए यूज हो रहा है, उससे इम्पैक्ट आ रहा है लोगों की जिंदगी के अंदर। गेटिंग इट? तो स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या हो गया? इंडिया का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड हो गया, जिसको लॉन्च किया गया किसने? एनएसडीसी। अभी बताया एनएसडीसी क्या था? 51% प्राइवेट सेक्टर, 49% शेयर कैपिटल आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ताकि स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट और भी बेहतर हो पाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ही मॉडल है, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और जो मिशन अलाइन पार्टनर्स है जिनका फोकस है इस तरह की स्किलिंग के अंदर काम करना, वो यहाँ पे साथ में मिलकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ना क्या होता है, आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग टूल है। मैं पहले ना आपको एक यहाँ पे एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आप समझना, मान लो आप हो इन्वेस्टर, ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ पैसा लगाया, ठीक है, यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, फिर जो भी आप काम के लिए, जैसे इस केस में हम बात कर रहे थे स्किलिंग के लिए, तो कितने लोगों को उस हिसाब से स्किल मिला, क्या उसका इम्पैक्ट आया या नहीं आया, उन सोशल आउटकम्स को ना यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। फिर ये आउटकम देखा जाएगा कि आउटकम कितना है, उस हिसाब से इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या हुआ, इन्वेस्टर को सर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया, प्लस कहीं ना कहीं हमारा फोकस था सोशल आउटकम्स के ऊपर, वो भी चीज़ यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से ना हमारे इम्पैक्ट बॉन्ड्स काम करते हैं। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड्स की, यहाँ पर भी फोकस यही रहता है कि आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनके माध्यम से इनको भी कुछ फायदा हो गया, इन्होंने इम्पैक्ट भी क्रिएट कर दिया, और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर काम किया या जो भी स्किलिंग वगैरह था तो उसके हिसाब से उनके स्किल्स भी बेहतर हो गए। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह से वर्क करता है। आई होप आपको डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड भी आप समझ के होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिक्स टर्म के लिए होते हैं, पर यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि पर्टिकुलर जो आउटकम आया वो कितना अच्छा आउटकम आया, उस हिसाब से कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न ऊपर नीचे हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, उस हिसाब से ये चीज़ वर्क करती है। और जैसा मैं आपको बता भी रहा था स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड के माध्यम से, तो यहाँ पर हमारी कोशिश है कि 50,000 यंग इंडियंस को यहाँ पे हम बेनिफिट करें। 18,000 यंग इंडियंस ऑलरेडी यहाँ पे इनरोल हो चुके हैं, जिसके अंदर मेजॉरिटी वुमेन थी। और ये जो हम आने वाले 4 साल के अंदर 50,000 यंग इंडियंस को यहाँ पे बेनिफिट करेंगे यूजिंग दिस स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड्स, उसमें लगभग 60% आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। तो महिला सशक्तिकरण का भी बहुत अच्छा टूल है, एंड साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को भी ठीक ठाक रिटर्न मिल जाती है, एंड साथ ही साथ उनका जो फोकस रहता है इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स का कि एक सोशल सर्विस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, वो भी साथ में ही हो जाता है। तो सारे अलग अलग जो भी फोकस थे वो सारे यहाँ पे अचीव होते हुए देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन लॉन्चेस एटीएल सारथी। क्या अर्थ है इस चीज का? पहली बात तो एटीएल की फुल फॉर्म समझो। एटीएल होता है आपका अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई, अटल टिंकरिंग लैब्स। पर बाकी पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पे? देखो, आप लोग ना नीति आयोग के बारे में जानते होंगे। नीति आयोग को 2015 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप सभी जानते हो। एंड नीति आयोग का फोकस ये था कि हमारे जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था वो तो 5 ईयर प्लान इस तरह से वर्क करता था, पर हम चाहते थे एक तरह से ना कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल हम सेट करें, जिसके माध्यम से हमारी प्लानिंग भी हो, बट वो कहीं ना कहीं हमारी डायनेमिक प्लानिंग हो, ग्रास रूट से हमारे पास इनोवेशन आए। तो ये फोकस यहाँ पे उस वजह से हमें नीति आयोग को यहाँ पे बनाया गया। एंड नीति आयोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं इनोवेशन का कल्चर एक क्रिएट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सब जगह के ऊपर क्रिएट करी जा पाए। बिल्कुल ठीक बात है। अभी इसी अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ना अलग अलग फोकस एरियाज हैं। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ एटीएल की, एटीएल क्या है? अटल टिंकरिंग लैब्स। यहाँ पर फोकस रहता है हमारे जो देश के जो स्कूल है वहां पर, कि स्कूलों के अंदर बच्चों में
प्रॉब्लम सॉल्विंग हम एटीट्यूड कैसे लेकर आ पाए, उसके लिए अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। क्या मतलब टिंकरिंग का मतलब पता क्या होता है? टिंकरिंग का मतलब होता है छेड़छाड़। कई बार ना बच्चे काफी बार जैसे मान लो लैब्स में जाते हैं, तो कुछ ना वो कुछ कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, एंड उसके वजह से क्या होता है, कुछ नई नई चीजें निकल के आती हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब का फोकस यही है कि आपको थोड़ा इनोवेशन का मौका दिया जाए, बच्चों को फोकस रखा जाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अटल इनक्यूबेटर्स की, यहाँ पर फोकस रहता है कौन, हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं। आपके जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट वगैरह कर पाते हो। इनक्यूबेटर्स वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर देते हैं, उनको हेल्प भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स की, तो यहाँ पे फोकस रहता है हमारे स्पेशली जो हमारे टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जो थोड़े अनसर्व्ड रीजन्स हैं, वहाँ पर कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन के लिए कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर होता है। उसके अलावा एनिक कह लो, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, राइट। इसके माध्यम से हमारे जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उनकी नीड्स कुछ होंगी, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाना वो अटल न्यू इंडिया चैलेंज के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अराइज की, अराइज क्या है? अराइज स्टैंड्स फॉर अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे कि जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, जब हम बात करते हैं ना एमएसएमईज की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, उनके अंदर इनोवेशन एंड रिसर्च को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये यहाँ पे अराइज के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से ना अटल इनोवेशन मिशन के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से चाहे वो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एमएसएमईज, इंडस्ट्री लेवल, सब जगह के ऊपर हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एटीएल सारथी, अटल टिंकरिंग लैब सारथी, इसको यहाँ पे आपको लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि अटल टिंकरिंग लैब्स का इकोसिस्टम कैसा है, जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स होंगे। एक तो आपका हो गया सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड है, जिसका नाम रखा गया है माई एटीएल डैशबोर्ड, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, परफॉर्मेंस इनेबलमेंट मैट्रिक्स एंड कंप्लायंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अटल इनोवेशन मिशन क्या है एंड बाकी क्या क्या की पॉइंटर्स हैं, आई होप ये सारे पॉइंटर्स आपको यहाँ पे समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्टार्टअप्स के जिक्र कर लेते हैं। देखो, स्टार्टअप्स आप जानते हो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर मैं बात करता हूँ ना इंडिया की, तो इंडिया में ना दुनिया में तीसरे नंबर पे लाई करता है। किस चीज के अंदर? स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स है ना, उनमें इंडिया तीसरे नंबर पे है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ यूनिकॉर्न्स की, तो यूनिकॉर्न्स में भी इंडिया तीसरे नंबर पे है। अब आपके दिमाग में दो सवाल आएंगे, सर पहली बात तो ये बताओ कि हम स्टार्टअप किसको कहते हैं, दूसरी बात हमें ये बताओ कि हम यूनिकॉर्न किसको कहते हैं। देखो, स्टार्टअप की ना कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टअप हम उसको बोलेंगे जो कि एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह यहाँ पर इनकॉर्पोरेट है, या फिर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, पहली कंडीशन ये। उसके अलावा जो स्टार्टअप है उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 100 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न करती है, तो वहां पर वो आपकी स्टार्टअप की कैटेगरी में नहीं आती। आप कई बार बोलते हो ना सर ओला एक स्टार्टअप है या फिर उबर एक स्टार्टअप है, नहीं, दीज आर नॉट स्टार्टअप्स नाउ। अब उनका जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो ये स्टार्टअप्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। स्टार्टअप्स इनको बोलते हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होता है। साथ ही साथ उसको इनकॉर्पोरेट किए हुए 10 साल से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यानी कि स्टार्टअप क्या है, एक नई कंपनी है। ऐसा ना हो कि 15 साल पुरानी कंपनी को आप स्टार्टअप बोल रहे हो, नहीं। स्टार्टअप से एक नई कंपनी होती है, बेसिकली 10 साल से कम का टाइम होता है इनकॉर्पोरेशन को, 100 करोड़ से कम का उनका टर्नओवर होता है इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड इस तरह से उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये होती है स्टार्टअप की डेफिनेशन। प्लस एट द सेम टाइम ना स्टार्टअप क्या कोशिश करता है, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव यहाँ पे करने की कोशिश करता है, उसको यहाँ पे हम स्टार्टअप बोलते हैं। और जो आपसे पूछा गया था कि भैया यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं, तो यूनिकॉर्न एक ऐसे स्टार्टअप को बोला जाता है जिसकी जो वैल्यूएशन होती है वो $1 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी होती है, ऐसे बोलते हैं स्टार्टअप्स। इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना स्टार्टअप्स की, तो आज के समय लगभग 1.2 लाख स्टार्टअप्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो कि डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, इसके अंदर जो टोटल रजिस्टर्ड है लगभग 1.2 लाख के करीब करीब आपको
स्टार्टअप्स देखने को मिल जाएंगे। 100 से भी ज़्यादा इंडिया में आज के समय आपको यूनिकॉर्न्स देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो किसी एक कोई बिज़नेस था, एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस था, उसको तोड़कर या उसमें चेंजेस कर कर कोई नई एंटिटी बनती है, तो उसको हम स्टार्टअप नहीं कंसिडर करेंगे। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। ठीक है? इसके अलावा बाकी एंजल इन्वेस्टर्स और एंजल टैक्स ये यूपीएससी ने हमसे पूछा हुआ है ऑलरेडी। एंजल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जो छोटे स्टार्टअप्स को या एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर अपना फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंशियल बैकिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर ओनरशिप इक्विटी इन द कंपनी। एंजल वर्ड ना एक्चुअली एंजल से ही आया है। आप एंजल वर्ड यूज करते हो, एंजल होता है कोई फरिश्ता। तो बेसिकली जब आपकी कंपनी मान लो बहुत छोटी है, उस टाइम के ऊपर आपको पैसा चाहिए उसको थोड़ा और बड़ा करने के लिए, तो छोटी कंपनी के ऊपर जनरली लोग पैसा नहीं लगाते हैं कि यार पता नहीं कल को खत्म हो जाए, डूब जाए, वट। तो ऐसे टाइम के ऊपर कोई आपके लिए फरिश्ता बन के आता है, उसी को हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। और एंजल टैक्स क्या होता है? जो अगर आपकी कोई अनलिस्टेड कंपनी कैपिटल को रेस करती है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोल देते हैं एंजल टैक्स। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज गिग इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि गिग वर्कर्स के बारे में बहुत बार स्टैटिक में भी चर्चा मैंने करी हुई है, बट थोड़ा सा और जान लेते हैं। नीति आयोग की ना एक रिपोर्ट आई, जिसके हिसाब से ये बताया गया कि आज के समय लगभग 7.7 मिलियन यानी कि 77 लाख गिग वर्कर्स आज के समय आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये नंबर ना आने वाले 6 से 7 साल के अंदर लगभग 23.5 मिलियन हो जाएगा, लगभग यानी कि 3 गुना हो जाएगा जो अभी करंट नंबर है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आप जानते होंगे बहुत सारे आपके जैसे जोमेटो के डिलीवरी एजेंट्स हो गए, ओला के ड्राइवर्स हो गए, इस तरह आपके बहुत सारे आपके वर्कर्स होते हैं जिनको हम प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बोलते हैं। इसके अलावा आपके नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, आपके डिलीवरी पर्सन हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गया, ये सारे भी होते हैं। तो यानी कि ना इनमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक होते हैं जो प्लेटफॉर्म के साथ लिंक्ड होते हैं, एक होते हैं आपके नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स। एंड इवन ना इनमें भी कैटेगराइजेशन बहुत सारी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल कुछ तो होते हैं लो स्किल्ड, कुछ होते हैं मीडियम स्किल्ड, कुछ होते हैं हाईली स्किल्ड वाली ऑक्यूपेशंस। ठीक है ना? एक्चुअली में पता क्या है, जैसे मान लो लो स्किल्ड और मीडियम स्किल्ड तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ जोमेटो के डिलीवरी एजेंट्स की या ओला ड्राइवर्स भी तो थोड़ा ठीक है, बट जैसे डिलीवरी एजेंट्स हो गया, इन सबकी अगर हम बात करें, पर अगर मैं बात करता हूँ, मान लो मैंने किसी पर्सन को हायर कर लिया मेरी कंपनी की वेबसाइट बनाने के लिए, तो मैं थोड़े टाइम उसके ऊपर काम करवाऊंगा, फिर मैं उसको बंद कर दूंगा। इस तरह से हो सकता है ना, मैं वर्क करवा रहा हूँ। तो इस तरह से हाईली स्किल्ड कुछ वर्क्स भी ना आपके गिग इकॉनमी के अंदर आ जाते हैं। तो फोकस एक्चुअली गिग इकॉनमी का ये रहता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर आती है, उसको हम गिग इकॉनमी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या? जैसे आप अपने फादर अपनी मदर को आप देखिए, कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि लेट से आपके पिताजी ने एक कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट किया, फिर जिंदगी भर वो उसी कंपनी के साथ थे, राइट? तो ये एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देखा गया है कि एक लंबे समय तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में रिलेशनशिप पहले हुआ करता था। पर आज के समय जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कुछ लोग हैं जैसे जो ब्लिंकिट की जैसे मान लो डिलीवरी करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि दिन में वो ब्लिंकिट के लिए काम कर रहे हैं, शाम को वो ओला के लिए काम कर रहे हैं, वट। तो इस तरह से, और साथ ही साथ ऐसा भी कोई रिश्ता इनका कोई बहुत पक्का वाला रिश्ता नहीं है। कभी इनका मन करेगा तो यार उस टाइम अपने स्क्रीन को बंद कर देंगे, तो उस टाइम उनको काम नहीं आएगा। तो इस तरह से जो रिलेशनशिप बन गया है, ये ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था ना, उससे काफी बाहर आ चुका है। इस चीज को बोलते हैं हम क्या? गिग वर्कर्स। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा गया है आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर। एक गिग वर्कर कौन सा होता है? ऐसा वर्कर जो कहीं ना कहीं एक वर्क अरेंजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है एंड ऐसी एक्टिविटी से पैसा कमाता है जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर हमें देखने को मिलता है। तो दीज आर द पॉइंटर्स दैट यू शुड नो अबाउट गिग इकोनॉमी। आपको इनका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट एम्बर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक काम करता हूं, मैं आपको ना एम्बर की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, उससे आपको एक बेसिक आइडिया बन जाएगा कि आखिर एम्बर का यहाँ पे अर्थ क्या है इस प्रोजेक्ट का। देखो, जब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट एम्बर की, ये स्टैंड करता है एक्सिलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन।
अब जैसे ही आप लोगों ने ना ये फुल फॉर्म पढ़ी, एक्सीलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। यहाँ पर हमारी युवाओं की बात हो रही है, युवाओं को ट्रेनिंग देने की बात हो रही है। उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो अच्छी ट्रेनिंग की वजह से कहीं ना कहीं उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना न्यूज़ की, उसमें यह है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, वो यहाँ पे कोशिश कर रही है किस चीज़ की, क्लाउड ट्रेनिंग देने की 1500 लर्नर्स को अंडर द प्रोजेक्ट एम्बर। अब क्लाउड के अंदर काम करेंगे तो नई नई जो टेक्नोलॉजी है वहां पे काम करेंगे, तो टेक इंडस्ट्री के अंदर इनका रोल बढ़ेगा। तो बहुत सारे, ये तो चलो एक एग्जांपल है, इसके पहले भी जैसे आपका लिनक्स हो गया, आपका पाइथन हो गया, आपका डेटाबेस हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स जो कि टेक्नोलॉजी के साथ खासकर लिंक्ड है, वहां पर फोकस यहाँ पे रह रहा है। एंड इस वजह से ना इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए अमेजॉन वेब सर्विस, तो अमेजॉन इनके साथ भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कोलैबोरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही है, उसके अलावा जनरेशन इंडिया फाउंडेशन जीआईएफ एंड साथ ही साथ अमेजॉन भी यहाँ पे साथ में आया है। एंड इसके साथ में ही ना ये जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें इंश्योर किया जा रहा है कि महिलाओं को ट्रेनिंग भी मिले। इस वजह से 50% में से कौन होगी, महिलाएं होंगी। तो जेंडर डाइवर्सिफिकेशन का भी यहाँ पे एक गोल है, जिसके माध्यम से हमारी जो टेक सेक्टर है उसके अंदर महिलाओं का भी धीरे धीरे रोल बढ़ता रहेगा। और साथ में ही वर्क फोर्स के अंदर एंट्री लेवल टैलेंट कैसे आ सकता है, उसके अंदर भी ये प्रोजेक्ट एम्बर आपका काम करेगा। तो इसके माध्यम से आपके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, लर्नर्स आपके पार्ट लेंगे अमेजॉन वेब सर्विसेज के अंदर, और इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट एम्बर समझ में आ गया होगा। साथ में अगर मैं बात करूं संकल्प प्रोग्राम की, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 के अंदर संकल्प, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, इस संकल्प को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी हमें लोन असिस्टेंस देखने को मिल जाती है। इसके माध्यम से फोकस यही है कि आपकी जो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग है वो क्वालिटेटिवली भी एंड क्वांटिटेटिवली भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएँ। एंड साथ ही साथ पिछले आपके सेशन, मतलब पिछले सेशन में अभी थोड़ी देर पहले हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो हमने डिस्कस किया था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डिस्कस किया, मिशन जो है उसके साथ इसको बिल्कुल अलाइन किया गया है, ताकि मार्केट कनेक्टिविटी को अच्छे से हम ब्रिंग कर पाएँ, इंस्टीट्यूशंस को हम अच्छे से सिखा पाएँ कि क्या इंडस्ट्री की नीड्स हैं, एंड लोगों को उस हिसाब से स्किल दिया जा पाए, ताकि कुछ भी इशू ना रहे। क्योंकि देखो आज के समय ना होता क्या है कि लोगों के पास एजुकेशन डिग्रीज तो हैं, पर कहीं ना कहीं उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती। एंड उसका कारण यही रहता है कि उनके पास अच्छे स्किल्स नहीं होते। अगर हम एक तरह के ये ब्रिज कर दें, कहने का मीनिंग क्या, कि क्या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है एंड क्या इंडस्ट्री को चाहिए, एक तो इंडस्ट्री अकेडमिया का कोलैबोरेशन हो जाए, प्लस एट द सेम टाइम ये इस ब्रिज को पूरा करने के लिए जो भी इनको यहाँ पे स्किल्स वगैरह चाहिए होते हैं, अगर हम उन स्किल्स को अच्छे से इम्पार्ट कर दें, तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा जो युवा होगा वो युवा को सारी चीज़ें प्रॉपरली मिल पाएंगी, एंड जो युवा की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी अपने आप में इंक्रीज हो पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।